वेल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैंने कल आपको प्लेन से संबंधित पूरा सूत्र संग्रह दिया था और मैं उम्मीद भी करता हूं तुमने उसे लर्न कर लिया होगा, ध्यान से उसे पढ़ा होगा। आज उसी टॉपिक पर आधारित मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं और ये सभी अच्छे क्वेश्चन। आप पहले ये ध्यान रखना है बिल्कुल कि जिन क्वेश्चंस को मैं कराता हूँ ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड में हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी में आज पहले साधारण क्वेश्चन की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन है, बिंदु 3 -2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड -2। तो कल जो हमने फॉर्मूले लिखाए थे उन फॉर्मूले में आप ध्यान दीजिए कि हमने बिंदुओं x1, y1, z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण ये लिखा था, a x - x1 b y - y1 प्लस c z - z1। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो तीन पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो हैं 3, -2 एंड -2। इन x1, y1, z1 को रिप्लेस कर दीजिए 3, -2 से। देखिए जैसे मैं इन्हें रिप्लेस करूंगा तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। यानी बिंदु 3, -2 से होकर जाने वाले समतल का जो समीकरण होगा वो ये होगा। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो नियामक अक्षों पर 4, 2, 3 के अंतःखंड काटता है। यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच मेक्स एंड इंटरसेक्ट्स -4, 2 एंड 3। ये माइनस नहीं है, 4, 2 एंड 3 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो इंटरसेप्ट काट रहा है प्लेन वो 4 का है, 2 का है और 3 का है। तो इसके लिए ये भी हमने कल आपको फॉर्मूला दिखाया था कि आपको अगर इंटरसेप्ट एक्सिस से ABC दे रखे हों तो प्लेन का इक्वेशन इस कंडीशन होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a = 4 दिया हुआ है, b = 2 दिया हुआ है एंड c = 3 दिया गया है। तो जब a, b, c की वैल्यू आप यहां पर रखेंगे तो इक्वेशन आया हमारे पास x/4 प्लस y/2 प्लस z/3 = 1। आप देख रहे हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में तीनों क्वांटिटी। 12 मैंने एलसीएम लिया तो यह 3x प्लस 6y प्लस 4z = 1 और 12 की 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया वो आया 3x प्लस 6y प्लस 4z = 12। तो ये दोनों साधारण क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में अक्सर आया करते हैं। अब इस कैटेगरी में थोड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है, बिंदु 0, -1, 0, बिंदु 0, -1, 0, 3, 3, 0 तथा 1, 1, 1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। Find the equation of the plane find the equation of the plane passing through the points passing through the points 0, -1, 0, 3, 3, 0 and 1, 1, 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको एक स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट फॉर्म का फॉर्मूला लिखवाया था और उसमें समझाया था कि जब आपके पास इस तरीके से x1, y1, z1, x2, y2, z2 और x3, y3, z3 अगर ये पॉइंट के रखे हैं तो इनसे गुजरने वाले समतल का जो समीकरण है वो हमने ये लिखा था, बिंदु x1, y1, z1, x2, y2, z2 तथा x3, y3, z3
से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण। ये हमने आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा था और बताया था कि दो तरीके से होता है। साधारण फॉर्म ये है x माइनस x1, x2 माइनस x1 एंड x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 एंड y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1 एंड z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये आपको दिया था। अब आप क्वेश्चन देखिए कि आपको पॉइंट जो दिए गए हैं इन्हें एक बार साइड में हम नोट कर लें। 0 माइनस 1 0, तो ये बने x1 y1 z1। दूसरे हैं 3 3 0, यानी x2 y2 z2। यहां पर लिखने से आपको फायदा हो जाएगा कि आपको रखने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तीसरे हैं 1 1 1 1 1 1 x3 y3 एंड z3। अब देखिए इसके आधार पर आप इनको रखिए। x माइनस x1, तो x में तो आपको इक्वेशन नहीं लेना, x1 की वैल्यू है 0। x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0, और x3 माइनस x1 1 माइनस 0। तो वो कितनी हेल्प मिली है सबको लिखने से। दूसरा y माइनस y1, y में इक्वेशन आ गई और y1 है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। y2 माइनस y1 3 प्लस 1, और y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 की जगह 1 प्लस 1, ये लाइन। नेक्स्ट z माइनस z1, z1 है 0, z2 माइनस z1 यानी 0 माइनस 0, और नेक्स्ट है z3 माइनस z1 1 माइनस 0। देखिए अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इस छोटे से वैल्यू से इस पूरे डिटरमिनेंट को फिल कर दिया। अब डिटरमिनेंट को फिल करने के बाद जो इसका सॉल्यूशन साधारण फॉर्म में आकर अभी बन पा रहा है वो ये बनेगा x3 1 y प्लस 1 4 एंड 2 z 0। ये डिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। अब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए अच्छी तरीके से पढ़ रखा था कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए अगर आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को एक्सपेंड कर दें तो आपके पास कंप्लीट डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। और सॉल्यूशन का मेथड आपको उस वक्त समझाया गया था कि ये चलता है प्लस माइनस प्लस। अगर आप रो के अलोंग इसे एक्सपेंड कर रहे हैं तो ऐसे चलेगा, अगर आप इसे कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो ऐसे चलेगा। यानी आप किसी को भी एक्सपेंड कर रहे हैं, चाहे रो को कर लें चाहे कॉलम को कर लें, आंसर आपका सेम आएगा। देखिए जब आंसर सेम आएगा तो एक्सपेंडिंग इट अलोंग R1, इट मींस इसे मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। तो देखिए रूल क्या है कि जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट है x। अब आप इसके लिए इस कॉलम को हम हाइड कर लेते हैं, इस रो को हाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास बचा 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0। दूसरा साइन है माइनस y प्लस 1। अब इस कॉलम को हाइड कर लीजिए, इस रो को कर लीजिए, तो 3 इंटू 1 यानी 3 और 1 इंटू 0। अब थर्ड में प्लस का z। देखिए जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा, ये रो हाइड हो जाएगी। 3 2 6 माइनस 4। अब देखिए ये आ रहा x इंटू 4 माइनस y प्लस 1 इंटू 3 प्लस z इंटू 2 इक्वल टू 0। तो आ गया क्वेश्चन 4x
-3y -3 प्लस 2z इक्वल टू 0। 4x -3y प्लस 2z -3 इक्वल टू 0 और 4x -3y प्लस 2z -3 इक्वल टू 0। यही वो रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन है जो हमको निकालना है। थ्री एक्स प्लस 6y फोर एक्स -3y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू। अब आप इसको देख रहे होंगे कि सॉल्यूशन में मैंने कोई विशेष तरीका नहीं फॉलो किया है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, यानी तीन बिंदुओं x1 y1 z1 से x2 y2 z2 और x3 y3 z3 से गुजरने वाले समतल का ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। और मैंने x y z इनको तो ऐसे रखा है क्योंकि इसी फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आएगा। और बाकी सारी वैल्यू रखने के बाद आप देखने मैंने साधारण तरीके से बिल्कुल इसको सॉल्व किया है और आपके पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है जो प्लेन की आपको निकालनी थी। ठीक है, एक समतल जिसका केंद्र ABC है, समतल जिसका केंद्र ABC है, निर्देशांकों को क्रम से PQR पर काटता है। समतल PQR का समीकरण ज्ञात कीजिए। A plane meets the coordinate axis in PQR and are such that the centroid of the triangle of the triangle PQR is the point ABC. Find the equation of the plane. देखिए, अब आपके पास एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जिसका केंद्र ABC दिया है और ये निर्देशांकों पर PQR अंतखंड काटता है। निर्देशांकों को क्रम से PQR पर काटता है। ठीक है, तो PQR का आपको इक्वेशन निकालना है। देखिए, माना समतल का समीकरण x अपॉन a x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c
बल्कि इसमें ए बी सी तो दे ही रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। आप ये मानो ए डैश बी डैश सी डैश बराबर 1 है, ठीक है। यह निर्देशाक्षों को क्रमशः पी क्यू तथा आर पर काटता है। तो इन पी क्यू आर के निर्देशांक क्या होंगे? तब पी के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक और आर के निर्देशांक। देखिए पी के निर्देशांक बनेंगे ए डैश 0 0, ये बनेंगे 0 बी डैश 0 और ये बनेंगे 0 0 सी डैश, ठीक है। इसके केंद्र क्या होंगे? केंद्र बनेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो यहाँ से आएंगे a डैश प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 3, 0 प्लस b डैश प्लस 0 अपॉन 3, 0 प्लस 0 प्लस c डैश अपॉन 3। तो ये बने a डैश अपॉन 3, b डैश अपॉन 3 और c डैश अपॉन 3। और प्रश्न में हमें इनकी वैल्यू दी गई है। प्रश्न में हमें केंद्र दिया गया है ए बी सी। प्रश्नानुसार ए डैश अपॉन 3 बराबर ए, तो ए डैश इक्वल टू 3, बी डैश अपॉन 3 इक्वल टू बी, यानी बी डैश इक्वल टू 3b और सी डैश अपॉन 3 इक्वल टू सी, यानी सी डैश इक्वल टू 3c। अब ये जो तीनों वैल्यू आपके पास हैं, आप इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रखें। ए डैश बी डैश तथा सी डैश के मान समीकरण 1 में रख दें, यानी इन तीनों मानों को जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 है x अपॉन ए डैश प्लस y अपॉन बी डैश प्लस z अपॉन सी डैश इक्वल टू 1। तो जब रखोगे तो x अपॉन ए डैश की वैल्यू है 3a प्लस y अपॉन 3b प्लस z अपॉन 3c इक्वल टू 1। और इसमें से आप 1/3 ले लेंगे कॉमन, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 और 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 3। यही आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा जो आपसे पूछा गया। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें आपको उस समतल, एक समतल है जिसका सेंट्रोइड यानी केंद्रक आपको दिया था और ये निर्देशाक्षों को पी क्यू आर पर काट रहा था, तो समतल पी क्यू आर का समीकरण निकालिए। तो ये जो समीकरण समतल पी क्यू आर का समीकरण आया, तो हमने देखिए वैसे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1, लेकिन a b c क्वांटिटी हमें इसमें क्वेश्चन में दे रखी थी, तो हमने अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन को तो चेंज नहीं कर सकते। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में a b c के स्थान पर रख लिया a डैश b डैश c डैश, और निर्देशांक जो हमारे पास पी क्यू आर पर काट रहा था उनके हमने कोऑर्डिनेट निकाले। तो p के लिए p जिस अक्ष पर होगा उसकी वैल्यू रखेंगे, बाकी दो जीरो होंगी। ऐसी q जहां पर होगा उसकी वैल्यू लग जाएगी y के लिए और ये दोनों जीरो होंगी, और z के लिए जो r है वो ये दोनों जीरो होंगी और c जैसे जाएगी। इससे हमने सेंट्रोइड के क्या निकाले? कोऑर्डिनेट। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये सेंट्रोइड का फार्मूला है। तो इन तीनों से हमने इनकी वैल्यू रख दी तो हमारे पास सेंट्रोइड आ गए ये।
अब जो हमारे पास एक्सिस से सेंट्रॉइड मिले वो तो ये है, और क्वेश्चन में जो सेंट्रॉइड दिए हैं वो है एबीसी, तो दोनों ही सेंट्रॉइड है, दोनों को हमने इक्वल रखा तो हमारे पास एक रिलेशन आया a डैश इक्वल टू 3a, b डैश इक्वल टू 3b एंड c डैश इक्वल टू 3c। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इन a डैश, b डैश, c डैश इनकी वैल्यू को हमने रखा इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में हम इन वैल्यू को रख रहे हैं तो हमारे पास ये कंडीशन है। अब आप देख रहे हैं 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तीनों में से 1/3 हमने ले लिया कॉमन, तो इक्वेशन आई है। इस 3 की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना कर दी तो इक्वेशन आ गई है। यही जो इक्वेशन मिला यही समतल PQR का हमारे पास इक्वेशन है। समतल के समीकरण 2x - 3y प्लस 6z प्लस 14 बराबर 0 को अविलंब रूप में परिवर्तित, यानी इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। देखिए, नॉर्मल फॉर्म को चेंज करने के लिए आपको ध्यान होगा, मैंने कल नॉर्मल फॉर्म को मैं चेंज करने के लिए कुछ आपको स्टेप दिखाए थे कि यदि हम किसी प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं। देखिए, इन चेंजेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपकी प्लेन की इक्वेशन है 2x - 3y प्लस 6z प्लस 14 इक्वल टू 0। देखिए, मैंने जो आपको कंडीशन बताई थी कि हम इसे कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले मैंने इसे बताया था कि जो x, y, z वाली टर्म है उसे तो LHS में रोकना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में लाना है। तो उसके लिए हमने 2x - 3y प्लस 6z, देखो इनको रोक लिया और 14 को लेके RHS। उसके तुरंत बाद हमने आपको जो कंडीशन समझाई थी वो ये बताई थी कि अगर ये हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है तो इसे हमें पॉजिटिव बनाना होता है, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने बताया था कि बोथ द साइड्स हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने का। तो ये बनेगा -2x प्लस के 3y - 6z इक्वल टू 14। ये कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास x का कोफिशिएंट है ये a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है और z का कोफिशिएंट हमारे पास c होता है। इनके स्क्वायर के प्लस के अंडर रूट से हर टर्म को डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक पद को अंडर रूट -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर बराबर 4 प्लस 9 प्लस 36 यानी 49 बराबर 7 से भाग देने पर, यानी इन तीनों टर्म्स के स्क्वायर के सम का जो अंडर रूट मिला वो हमको मिला है 7। तो जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, -2x/7 प्लस 3y/7 -6z/7 और 14/7। तो अब जो क्वांटिटी इसमें कट रही है उसे काट दें, नहीं तो इसे ऐसे छोड़ दें। -2/7x प्लस 3/7y
-6/7z इक्वल टू। देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं कि मैंने क्या किया और उन टर्म्स के अकॉर्डिंग समझाऊंगा जो टर्म मैंने कल आपको समझाई थी। देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था यदि हमें किसी प्लेन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो पहले जो हमें प्लेन का इक्वेशन दिया गया है सबसे पहले हमें उसे नोट करना है। ये मैंने नोट कर दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप बताया था कि x y z की जो टर्म है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में होनी है और जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में जाएगी, वो भी मैंने कर दिया। इसके बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये जनरल फॉर्म है, अगर ये नेगेटिव है तो हमें इसे पॉजिटिव बनाना होगा और इसके लिए हमने आपको लिखा था कि बोथ द साइड्स हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमने -1 से मल्टीप्लाई किया कंडीशन हमारे पास आ गई ये। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास थी नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए कि जो भी हमारे पास x y z के कोफिशिएंट हैं हम इन कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम का अंडर रूट जो भी टर्म आती है उससे हर टर्म को डिवाइड करेंगे। तो ये टर्म मेरे पास 7 आई थी और इससे मैंने हर एक से डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद अगर कोई सॉल्व हो सकती है यानी इजीएस्ट फॉर्म में आ सकता है तो उसे ले आएंगे, नहीं तो उसे ऐसा ही लिख देंगे। तो यही हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। समतल 2x - 3y प्लस 2x - 3y प्लस 4z बराबर 1 तथा -x प्लस y बराबर 4 के बीच का कोण ज्ञात करो। Find the angle between the planes. x - 3y plus 4z 1 and -x plus y equal to, यानी ये दो आपको प्लेन दिए गए हैं और इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना। मैंने कल आपको डायग्राम से समझाया भी था दो प्लेन्स के एंगल का, ये आपको डायग्राम कल का याद हो। तो ये जो होता है ये इन दोनों के बीच का एंगल होता है। देखिए इसको निकालने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। पहले तो माना दोनों समतलों के बीच का कोण थीटा है, तब cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। अब आप नोट कर लीजिए आपके पास a1 b1 c1 क्या है। a1 है 2, b1 है -3 और c1 है 4, a2 है -1, b2 है 1 और c2 यहाँ पर z है ही नहीं, ये होगा 0। तो cos थीटा क्या है a1 a2 2 इंटू -1, b1 b2 -3 इंटू 1, c1 c2 4 इंटू 0 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16 1 प्लस 1 प्लस 0 -2 -3 अपॉन 29 इंटू 2। तो ये हमारे पास आएगा
cos थीटा इक्वल टू -5/√58। हमने एंगल में कल आपको एक बात बताई थी कि जब हमने एंगल का फॉर्मूला आपको लिखा था तो उसमें कंडीशन बताई थी कि cos थीटा का मान जब धनात्मक आता है तो दोनों तलों के बीच का जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है, और जब ऋणात्मक आता है तो अधिक कोण होता है। तो ये जो माइनस है ये केवल इस बात को बताता है कि ये जो कोण है ये न्यून कोण है या अधिक कोण है। जब आंसर लिखेंगे तो इसको हटा लेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे? cos थीटा बराबर 5/√58, और इसे हम लिख देंगे कि ये कोण जो है ये अधिक कोण है, ये है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज। और थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 5/√58। ठीक है, ये हमारा बीच का कोण निकालने का आ गया। अब एक इंफॉर्मेशन आप समझ लीजिए। एक तो इंफॉर्मेशन यह है कि जितने भी असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं ये सिस्टमेटिक असाइनमेंट का रजिस्टर आपसे कॉलेज खुलते ही जमा कराया जाएगा, यानी बोर्ड की एग्जाम से पहले ही जमा होगा। दूसरी बात, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं ये हमारे पास तो सेव नहीं, आपने जिन पेपर्स पर हमको ये सेंड किए हैं ये पेपर्स आपको अपने पास रखने हैं, ये भी कॉलेज में आते सबमिट होंगे। और इससे भी बहुत जरूरी इंस्ट्रक्शन आपको यह है कि आप जब टेस्ट मुझको सेंड करते हैं तो उस टेस्ट का पहले पीडीएफ बना कीजिए, कैम स्कैनर लीजिए, उससे पीडीएफ बनाइए और जब मुझे भेजा करें, क्योंकि वो आगे पीछे हो जाते हैं और उनका क्रम चेंज हो जाता है और जांचने में बड़ी असुविधा है। दूसरी बात, आपको निर्धारित पेज केवल 2 कहे गए थे। इट मींस अगर 2 के हम लॉट पलट पेज भी बनाए तो 4 बनते हैं। इससे ज्यादा पेज चेक करने में अब की बार तो मैंने चेक कर दिए और मेजर काफी इस पर इरिटेशन भी है, लेकिन आगे से ये चेक नहीं होंगे। अगर 4 पेज के बाद जितना भी काम होगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 मिलेगा। और लास्ट इंफॉर्मेशन ये है कि आपको अब तो टेस्ट में समय मिल गया था कि आपको माना टेस्ट 11 बजे डाला, 10 बजे डाला या 10:30 बजे डाला और आपको टाइम था 5 बजे। अब ये नहीं होगा। अब जो टेस्ट आपको मिलने वाला उसे कान खोलकर समझ लीजिए बिल्कुल गौर से कि जितने बजे भी आपको टेस्ट यहां से होगा वो टाइम हमारे मोबाइल में सेट हो जाएगा। जस्ट उससे क्लास में हमारा 50 मिनट का लेक्चर होता है, यहाँ आपको 10 मिनट के बोनस होंगे और यानी 60 मिनट 1 घंटे के अंदर हमें रिसीव कर लेना है। अगर आप इसे 1 घंटे में देते हैं तो आपकी टेस्ट में प्रेजेंट होगी और उस पर मार्किंग होगी। यदि 1 घंटे के बाद मेरे पास वो टेस्ट आता है तो आप भले मुझे भेज दें, मैंने तो अपना बंद नहीं किया मोबाइल, वो काउंट नहीं होगा ना, उस पर नंबर मिलेंगे। आपकी ये शिकायत बने कि हमने तो टेस्ट करके सेंड किया था हमें नंबर नहीं मिले, बिल्कुल इस पर समझ लीजिए मिलेंगे ही नहीं। वो टेस्ट मेरे पास रहेगा लेकिन आपको उसमें एब्सेंट दिखाया जाएगा। ठीक है, ये गौर से समझ लिया। अब ये इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए और आगे के लिए कोई ना कोई आपको कल में असाइनमेंट या टेस्ट की तैयारी चल रही है वो मिलेगा, इतने ही में तैयार कीजिए। थैंक यू।